नमस्ते। हमारी इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस सीरीज के इन विशेष भागों में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ दीप्ति जी बनी है। दीप्ति जी, आज के समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। दीप्ति जी, अभी तक हम लोगों ने म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करी, फिर उसके बाद हम लोगों ने एसआईपी के ऊपर भी बात करी। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे म्यूचुअल फंड और एसआईपी इसके तरफ जाने के भी पहले मुझे अगर ये सोचना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा? एक जैसे छोटा बच्चा अगर कोई स्कूल जाता है तो वो कुछ होमवर्क करके जाता है, तो वैसे ही अगर मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरफ सोचना है, तो क्या मुझे उस प्लानिंग करने के लिए भी कुछ मेरी तरफ से कुछ होमवर्क करना पड़ेगा? जी बिल्कुल करना पड़ेगा। प्लानिंग इसको बोल सकते हैं, प्रिपरेशन बोल सकते हैं। जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसके पहले हम प्रिपरेशन करते हैं ना। ऐसा नहीं होता है कि हम एकदम से जंप कर जाते हैं, चाहे वो हमारे रोजमर्रा के काम हो, चाहे हम बिजनेस प्लान कर रहे हो, चाहे हम अपनी जॉब में कुछ काम हमें करना हो, किसी भी तरीके का काम हो, हम सबसे पहले कुछ प्रिपरेशन करते हैं। अगर हम प्रिपरेशन करके उस काम को करते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफी बेटर आते हैं। अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो फिर स्पॉन्टेनियसली कुछ भी काम कर जाते तो हो सकता है कि 10 में से 6 चीजें हो, 4 चीजें छूट जाए। तो इसलिए प्रिपरेशन इज मस्ट। और वैसी प्रिपरेशन हमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के पहले करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आमतौर पे देखती हूँ कि मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सिर्फ एक अमाउंट लेकर आते हैं। वो मुझसे बोलते हैं कि हमारी बैंक में इतना एक्स अमाउंट है, अब इसका हम लोग या तो पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इतना इतना अमाउंट हम वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे प्लान सजेस्ट कीजिए। आप सोचिए कि अगर जैसा उन्होंने मुझे बोला वैसा का वैसा मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया बिना उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे। और जैसे सपोज किसी ने मुझे बोला कि मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और मुझे 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी है। मैंने वो लेके 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 10,000 रुपए की पर मंथ एसआईपी स्टार्ट कर दी। ये ट्रांजेक्शन मैंने एग्जीक्यूट कर दिए। अब 6 महीने बाद उसने मुझे बोला कि अरे वो 10 लाख इन्वेस्ट किए थे ना, उसकी जरूरत है, मुझे वो चाहिए। अब समझिए कि उसी समय पे मार्केट्स में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ और डाउनटर्न हुआ। अब वो 10 लाख की वैल्यू हो गई 9.5 लाख 9 लाख रुपए समथिंग जो भी। तो फिर इन्वेस्टर मुझे बोलेगा कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो मतलब इससे तो मैं सेविंग अकाउंट में रख देता या मैं एफडी कर देता तो मुझे ज्यादा बेटर होता, है बराबर। ना। ऐसा मुझे इन्वेस्टमेंट करते समय एक प्रिपरेशन करनी चाहिए कि करवाते समय प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मुझे इन्वेस्टर से 10 सवाल पूछने हैं, ताकि उसके उन सवालों का वो जो भी जवाब देगा उस हिसाब से मैं अपनी स्कीम्स सिलेक्ट करूंगी। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मुझे ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, और रिस्क कितनी ले सकता है। ये बेसिक 3 चीजें मुझे पता होनी चाहिए। इसके आधार पे ही बराबर। मैं उसको स्कीम सजेस्ट कर सकती हूँ। वैसे ही जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये पता होना बहुत जरूरी है कि मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ये पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब तक उसको ये पता नहीं होगा, उसको ये क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक वो उस इन्वेस्टमेंट को सही आकार नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले आपको बराबर। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बराबर। तो जो आपने ये पूरी डिटेल बताई, इसके अंदर एक वर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्यों, यानी वाई, राइट। जी उस वाई का आंसर अगर इन्वेस्टर के पास होगा तो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में एक आगे जाएगा। तो जी मतलब मैं अगर एक इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने बताया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं अगर एक सर्टन अमाउंट लेके या एक सर्टन थॉट प्रोसेस लेके आपके पास आऊँ या किसी के पास भी जाऊँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे ये किस पर्पस के लिए करना है, या फिर मुझे करना भी है तो क्यों करना है, हम्म। राइट। तो और ये एक पर्पस बेसिक। पे भी हम बाद में पहुंचते हैं। पर्पस के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर कितना सकते हैं। राइट। बहुत लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर कितना सकते हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम जाके सही करियर चूज कर सकते हैं, लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अगर कोई मैथ्स में अच्छा है तो वो पीसीएम लेगा और उसमें आगे बढ़ेगा।
अगर कोई मैथ्स में अच्छा नहीं है तो वो कोई और अदर सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स नहीं होगा वो चूज़ करेगा। अब समझो उसको ये उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को जज ही नहीं किया और गलत सब्जेक्ट गलत स्ट्रीम में चला गया, तो वो सक्सेसफुल होने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते समय हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम कितना कर सकते हैं, हम अपने आप को हुँ, कितना कर सकते हैं। जैसे बराबर। लोग इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप, मैं या कोई भी XYZ पर्सन जो इतना अवेयर नहीं होगा, वो अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेगा तो वो कहाँ लेगा, वो डाइनिंग टेबल पे लेता है ऑलमोस्ट जनरली, या अपने स्टडी टेबल पे लेगा, या ऑफिस में बैठे बैठे सोच लेगा कि अरे बैंक का वो देखा, इंटरनेट बैंकिंग, अच्छा इसमें इतना पैसा पड़ा है, चलो इसमें से इतना इन्वेस्ट कर देते हैं। ये विदाउट प्लानिंग इन्वेस्टिंग है। अगर आपको प्लान हुँ, करके करना है तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी। जब आप उन बराबर, स्ट्रैटेजीज को यूज करोगे तभी आप उसको प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाओगे। बराबर। मतलब ये ऐसा हो गया कि म मान लीजिए कोई अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसकी बिज़नेस इनकम है या उसकी सैलरी इनकम है, तो वो अगर ये सोचे कि चलो मैं इसकी 2000 रुपए की एक एसआईपी कर देता हूँ, तो वो सिर्फ़ एक करने के लिए उसने कर दी, बाकी उसके पीछे की एक थॉट प्रोसेस कुछ नहीं है। पर कुछ भी नहीं। मैं जैसे अभी आपने बताया कि होमवर्क करना चाहिए, तो एक एज़ अ लेमैन इन्वेस्टर मुझे ये पता नहीं है कि मुझे होमवर्क करना क्या है? करना क्या अगर है, मुझे ये पता सही। पड़े कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैं करूँ उस बात को। पर अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, तो फिर मैं ये कैसे करूँगा? आपने जैसे बताया कि मुझे कुछ होमवर्क करना है या फिर एक इन्वेस्टर को कुछ सोचना है, राइट? पर अगर उस इन्वेस्टर को पता ही नहीं रहेगा कि उसे सोचना क्या है या उसे प्लानिंग क्या करनी है, तो फिर वो क्या प्लानिंग करेगा या क्या सोचेगा? जी। इसका मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये प्लानिंग करना आपको और ईज़ी हो जाएगा, अगर आप आपके जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका सारा फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, उनके साथ आप बैठ के प्लानिंग करें तो वो और ईज़ी हो जाएगा। पर अगर नहीं तो मैं आपको फिर भी एक तरीका बताती हूँ कि ओके, अगर आप सिस्टम वगैरह से रिलेटेड आप प्रोफिशिएंट है, अगर आपको लगता है कि आप वो एक्सेल वगैरह अच्छे से आप कर पाएँगे, चला पाएँगे, तो आप एक्सेल पे अपना सारा डिटेल्स लिखिए। डिटेल्स में आएगा कि जैसे आपकी इनकम कितनी है, तो इनकम में आपकी रेगुलर मंथली इनकम कितनी है, एक वो। दूसरा ये कि जैसे कुछ लोगों को ईयरली बोनसेस मिलते हैं, अगर जो सैलरीड पर्सन्स हैं उनको, या अगर कोई बिज़नेसमैन है तो फिर उनकी रैंडम इनकम होती है, कुछ इनकम फिक्स्ड होती है, कुछ रैंडम इनकम होती है। तो इनकम के जो भी आपके सोर्सेस हैं, उनके बारे हुँ, में आप लिख लीजिए कि मेरी ये बराबर, इस टाइप की इनकम है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको रेंट आता है, प्रॉपर्टीज़ होती है वो रेंट आउट करके रखते हैं, तो मंथली रेंट आता है, तो किसी का सैलरी भी है, मंथली रेंट भी है, बोनसेस भी है, तो कितनी टाइप ऑफ इनकम हमें मिलती है और वो किस-किस फ्रीक्वेंसी से मिलती है। सबसे पहले आप वो लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कि अपने एक्सपेंसेस कितने हैं। एक्सपेंसेस में हुँ, सबसे पहले मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। तो मंथली एक्सपेंसेस में जो हमारे कंपल्सरी एक्सपेंसेस रहते हैं कि जैसे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, या अगर खुद का मकान है और लोन चल रहा है तो ईएमआई भरनी है, या समथिंग रेंट का मकान है तो रेंट भरना है, ग्रोसरी लानी है, और भी जो भी ऐसे डेली वाले जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं कि जो हमारे मंथली होते ही होते हैं रेगुलर एक्सपेंसेस, उनके बारे में आप लिस्ट डाउन कीजिए। तो आपने इनकम लिस्ट डाउन कर लिया, आपने एक्सपेंसेस लिस्ट डाउन कर लिया। अब ये हो गया आपका मंथली तौर पे आपका लिस्ट डाउन। उसके बाद आप ये साथ में लिखिए कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते होंगे जो क्वार्टरली होते होंगे। जैसे जनरली बच्चों की स्कूल फीस क्वार्टरली होती है ना? या बराबर, 1 साल में ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो एनुअल होते हैं। जैसे आपके इंश्योरेंस की प्रीमियम्स वो एनुअल मोड पे हुँ, होती है जनरली, या कोई-कोई हाफ ईयरली भी करता है, पर जनरली एनुअल मोड पे होती है। तो बराबर, इस टाइप के ये जितने भी एक्सपेंसेस है उसको कैटेगरी वाइज लिखिए कि मंथली एक्सपेंसेस, क्वार्टरली एक्सपेंसेस, एनुअल एक्सपेंसेस क्या है। फिर आपकी इनकम का आपने लिख लिया कि किस-किस स्ट्रीम से आपको इनकम आती है। उसके बाद इसमें से मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद कितना आपके पास सरप्लस बचता है। अब सरप्लस बचता है या डेफिसिट बचता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। राइट, अगर बराबर, डेफिसिट बच रहा है
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं? हुँ, या आपकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए बराबर, डेफ़िसिट हो रहा है। दोनों में से कुछ बराबर। एक होगा, या तो इनकम कम होगी या फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। अगर इनकम कम है तो आपको फिर थोड़ा-सा अपने उस पे इनकम स्ट्रीम पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि सपोज़ आप किसी एक जॉब में हैं, जहाँ पे आपको जो भी इनकम मिल रही है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है आपके रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, तो यू कैन गो फॉर सम अनदर जॉब, या जहाँ पे भी कोई जंप आपको मिल सके, या जैसा भी आपको आपके करियर में राइट, और जहाँ से भी मैं अपॉर्च्युनिटी मेरी इनकम बढ़ा सकूँ। जहाँ से भी आप आपकी इनकम बढ़ा सकें, है ना? बराबर। या कोई और तरीका जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकें, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या ऐसा कुछ। जैसे लोग, मैंने आपको बताया कि लोगों का अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह होता है तो वो उसको रेंट पे वगैरह दे देते हैं या समथिंग। तो उस टाइप का आप कुछ कर सकते हैं, या फिर पैसिव इनकम आप अपनी इन्वेस्टमेंट से भी क्रिएट कर सकते हैं, विड्रॉवल वगैरह फैसिलिटी लेके। तो जो भी आपको लगता है अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी, अगर आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है और फिर भी डेफिसिट है तो। अगर आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल, आपकी इनकम सही है लेकिन आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब जो मर्जी चाहिए जहां हुआ स्पेंडिंग कर दिया और बिना सोचे, मतलब जैसे आपको अगर याद होगा, हम लोग जब छोटे थे उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स जब भी मार्केट जाते थे लिस्ट बना के ले जाते थे कि हुँ, हमें क्या-क्या लाना है, और वो उस लिस्ट के हिसाब बराबर। से ही घर में सामान आता था। अब वो लिस्ट का कल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैक्सिमम लोग बस शॉपिंग करनी है, मॉल जाना है या ग्रोसरी स्टोर्स जाना है, डीमार्ट चले जाते हैं, फिर वहाँ जो मर्ज़ी आई वो, क्योंकि लिस्ट उनके पास होती नहीं है, जो जो दिखा, जो मन को अच्छा लगा वो ले लिया। और जब वो घर पे आते हैं और बिल देखते हैं तो फिर लगता है अरे बाप रे! हमको तो इतना लाना था और इतना हो गया। तो वो ओवर बराबर। एक्सपेंस हो जाता है। तो ऐसे पहले आपको ये कैटेगराइज़ करना पड़ेगा कि आपके रेगुलर एक्सपेंसेस क्या है, आप क्या कुछ ओवर एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अगर वो ओवर एक्सपेंसेस अननेसेसरी है क्या? और वो कितनी बार आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं? तो आपको एक तरह से बजट बनाना पड़ेगा। जब आप उसको मंथ बाय मंथ आप बजट बनाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आएगा कि अरे ये तो यहाँ पे गड़बड़ जा रहा है। यहाँ पे अपने को सुधार की ज़रूरत है। ये वाले एक्सपेंस अपने से ज़्यादा हो रहे हैं, टाइप ऑफ। तो वो सब चीज़ें करके आप पहले ये देखिए कि आप अपने डेफ़िसिट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर डेफ़िसिट नहीं हुँ, है तो बहुत अच्छी बात है, सरप्लस में अगर आप हैं तो। अब उस सरप्लस में भी आप ये देखिए कि आप अपने लिए कितना फंड आपको इमरजेंसी के लिए रखना है। राइट। कोई भी तरीके की अगर इमरजेंसी आती है घर में, तो रात में कोई इमरजेंसी आई तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे ना कि उस टाइम पे आपने विड्रॉवल रिक्वेस्ट दिया स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो ऐसा नहीं होगा 2 घंटे में आपका फंड आ जाएगा। वो बराबर, चीज़ नहीं हो सकती है। तो कहीं न कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि थोड़ी-सी लिक्विडिटी आपको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखनी पड़ेगी, या कुछ अल्टरनेट सोर्सेज़ होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में कुछ लिक्विडिटी फंड्स होते हैं जिसमें इंस्टेंट रिडम्पशन होता है, तो 5-10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, बट उसकी भी एक लिमिट होती है, मतलब वो आप उस हिसाब से आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो बराबर, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए सो दैट आपको किसी के पे ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, बोरो नहीं करना पड़े। वो होने के बाद फिर आपको ये देखना है कि अब मेरे पास कितना सरप्लस बच रहा है, और फिर अब इतना सरप्लस बच रहा है तो फिर उसके बाद आप अपने जो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए कि मेरे पास इतना-इतना सरप्लस बच रहा है। अब उसके बाद अ, वो आपसे ये पूछेंगे, जैसे जनरली मैं पूछती हूँ कि आपके आगे के गोल्स क्या हैं? मतलब हुँ, जैसे अगर कोई इन्वेस्टर है, उसके बच्चे छोटे हैं, तो ऑब्वियसली उसके आगे का गोल होगा कि उनको उनका हायर एजुकेशन प्लान करना है, आगे राइट, उनकी मैरिज प्लान करनी है, अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। अगर ये मेजर 2-3 गोल्स हो गए, किसी का हाउस नहीं है, उसको अपने लिए घर लेना है, तो घर के लिए जो भी डाउन पेमेंट या जैसा भी वो सोच रहा है, उसकी प्लानिंग करनी है। ये भी उसका एक वन ऑफ द मेजर गोल हो गया। ये ज़रूरी वाली चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा किसी का जैसे डिज़ायर्स होते हैं कि ट्रैवल करना है, या कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेनी है या जो भी लेना है, तो वो जितने भी गोल्स हैं, वो लिस्ट डाउन करके आप अपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है या कोई एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है जैसे मैं हूँ, उस टाइप के लोगों को आप बताइए। उसके बाद वो आपको एक आपके जो आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव्स है या फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है या गोल्स है, उस हिसाब से वो आपको एक प्लानिंग की शीट तैयार करके देंगे कि आपको हर गोल के हिसाब से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग आपका सरप्लस है, वो हो सकता है इनएडिक्वेट हो हर तरीके के गोल को फुलफिल करने के लिए। हुँ,
तो उसमें बराबर। फिर हम लोग प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि कौन से गोल्स ऐसे हैं, जिनको हमें प्रायोरिटी देनी होगी, कि पहली सेविंग हमको उनके लिए करनी होगी। जब हम उनके लिए सेविंग अपनी कंफर्टेबली हो जाए, उसके बाद भी अगर फिर आगे पैसा बचता है या जैसे भी रहता है, तब हम सेकंड प्रायोरिटी वाले गोल्स को लेंगे, फिर थर्ड प्रायोरिटी वाले। ये सारा इसके लिए हम पूरा मतलब वर्किंग करके एक शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे मैं जनरली करती हूँ। तो हम पूरा शीट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं और उस हिसाब से हम क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं कि देखो, अभी आपके ये गोल्स के लिए हम लोग सेविंग कर पा रहे हैं, अब आपके ये बचे हैं, इनके लिए जब भी आपके पास वो इन्वेस्टेबल कॉर्पस होगा या आपका इनकम बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जनरली सैलरी बढ़ती है हर साल, या अगर कोई बिजनेस में है तो बिजनेस इनकम वो अपना टारगेट लेके वो बढ़ा सकता है। जैसे भी उसको करना है, वो उस हिसाब से हम लोग उसको आगे का प्लानिंग करके देते हैं। तो बराबर। इसी हिसाब से अगर इन्वेस्टर चलता है तो उसके पॉसिबिलिटी होती है कि उसके गोल्स आगे जाके वो कर पाए, मीट हो पाए सारे। बराबर। तो मुझे इसमें ये बात तो समझ में आ गई कि एज ए इन्वेस्टर अगर मैं कहीं कोई चीज़ अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे पहले मेरी इनकम एक्सपेंस की मैपिंग करनी है और देखना है कि मैपिंग करने के बाद में कितना मेरे पास सरप्लस या डेफिसिट बचता है। अगर डेफिसिट है तो मुझे ऑफ कोर्स इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना है, और अगर सरप्लस है तो उस सरप्लस अमाउंट को मुझे किन-किन पर्पस के थ्रू इन्वेस्ट करना है, किस-किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए मुझे वो सारी चीज़ें बड़े ही ऑनेस्टली मेरे एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करनी पड़ेंगी। जैसे हम डॉक्टर के साथ में कोई भी चीज़ छुपाते नहीं हैं, वैसे ही एडवाइज़र के साथ भी कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें हमें छुपानी नहीं चाहिए, ताकि एक सही एडवाइस हमें उससे मिल सके। और फिर मान लीजिए जैसे मेरी 3 डिज़ायर है, मुझे एक कार भी खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप पे भी जाना है और मुझे कोई एक घर भी खरीदना है, पर अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं अभी सिर्फ़ 2 ही चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं तीसरी चीज़ को फिर थोड़ा-सा बाद में हैंडल कर लूँ, तो ये पोस्टपोन चीज़ कर हो सकते जाती है। हैं। और अब दूसरी चीज़, हाँ। जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू फिर मैं पूछता हूँ। नहीं, दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने बोला 3 डिज़ायर्स में से 2 ही पूरी हो सकती है और 1 नहीं हो सकती है, तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर ये भी गाइड कर सकते हैं कि वो 1 पूरी करने के लिए आपको कितना सरप्लस अमाउंट चाहिए और उसको आप कैसे प्लान कर सकते हो आगे जाके। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए कॉस्ट क्या है और उस कॉस्ट को हम कैसे राइट, मीट कर सकते हैं, उसमें भी वो आपको गाइड कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब इसमें ना एक और चीज़ होती है दीप्ति जी कि ये एक बड़ी आम 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 समस्या है, जो बहुत लोगों को होती है कि मान लीजिए कोई हम इसका एक एग्ज़ाम्पल सैलरीड क्लास से ही लेके देखें कि उसकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, उस 1 लाख रुपए महीने की सैलरी में से उसके 50,000 जो हैं वो फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो उसके घर के और बाकी सारी चीज़ों में हो जाते हैं। अब एक मंथ ऐसा आ गया जिसके अंदर उसको बच्चों की फीस भी भरनी है, उसका मेडिक्लेम भी भरना है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी है, तो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके बजट के बाहर हो जाता है वो मंथ। तो वो चीज़ें कैसे हैंडल कर सकता है कोई? वो वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट के समय हैंडल करते हैं कि जब कोई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई अगर मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि मेरी बैंक में इतना पैसा है और मुझे इसको इन्वेस्ट करना है, तो उसको इन्वेस्ट करने के पहले मैं उससे जो जितने सवाल पूछती हूँ, तो जिससे मुझे ये पता चलता है कि उसकी आगे की लाइबिलिटीज क्या है, उसकी कैसे एक्सपेंसेस है। तो अगर समझो कोई मुझे बोलता है कि मुझे ना 30,000 रुपीज की एसआईपी करनी है, तो मैं पहले ये देखती हूँ कि उसके एनुअल प्रीमियम्स कितने हैं। तो अगर उसके हुँ, एनुअल प्रीमियम्स इतने हैं कि वो सारा डिवाइड करने के बाद 10,000 रुपीज मंथली अगर वो सेव करता है, तो उसके प्रीमियम्स वो बहुत कंफर्टेबली फिल कर सकता है, राइट, फिलअप कर सकता है। तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगी कि आप 20,000 का एसआईपी भले ही आप आपके डिस्टेंट गोल के लिए करो, लेकिन 10,000 वाला एसआईपी जो है वो आप ऐसे फंड्स में आप डालो कि जिसको आपको प्रीमियम भरने के लिए आप जिसको लिक्विडेट करके यूज कर सको। तो राइट, इससे उसका इनकम और एक्सपेंस दोनों प्लान हो जाएगा। जब उसका इनकम और एक्सपेंस दोनों प्लान हो जाएगा, तो कहीं न कहीं पीस ऑफ माइंड रहेगा और वो अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दे पाएगा। राइट। आपने अभी सारी चीज़ें एसआईपी से रिलेटेड बात करी, पर लाइफ़ में 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत अनसर्टेन होती हैं। एक तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ़, और दूसरा है कोई भी मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी इन्विटेशन दे के नहीं आती, ये बगैर इन्विटेशन के आ जाती है, राइट? जी। तो
इन चीज़ों को हैंडल इस पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे किया जाता है? जी। देखिए अनसर्टेनिटीज़ तो रहेंगी, उसके लिए हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं अनसर्टेनिटीज़ को, लेकिन हम उसको प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि लाइफ़ और हेल्थ, ये दोनों को लेके अनसर्टेनिटीज़ रहती है, बिल्कुल रहती है। तो लाइफ़ के लिए हम लोग एक एडिक्वेट लाइफ़ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, सो दैट अगर ऐसा हुआ कल को कि कोई प्रॉब्लम आ गई जो ब्रेड अर्नर्स हैं उनके ऊपर, तो उनकी नॉमिनीज़ को उतना कंफर्टेबल अमाउंट मिल जाएगा। अब इसके लिए भी ये रहता है कि हम कोई भी इंश्योरेंस नहीं ले सकते, किसी भी अमाउंट का। एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बारे में हम अगले कुछ वीडियोज़ में स्पेसिफिकली उस पे बात करेंगे जब हम वो टॉपिक लेंगे तब। लेकिन मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि जो भी पर्सन है जिसका जो इनकम है और उसका जो एज है, तो उसके एज और उसकी अभी जो करंट इनकम है उसके अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनीज डिसाइड करती है कि इस पर्सन की ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। उसके ओके, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो डिसाइड होता है, उसके हिसाब से उसको इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ओके। जनरली हमें एडिक्वेट इंश्योरेंस लेना चाहिए एज पर आवर ह्यूमन लाइफ वैल्यू। लोग प्रीमियम कम देने के लिए या जैसा भी उनको लगता है वो कम इंश्योरेंस लेते हैं, अंडर इंश्योर्ड होते हैं वो। हुँ, तो वो हुँ। अंडर इंश्योर्ड होने से अभी तो चलो वो प्रीमियम बचा लेंगे, लेकिन बाद में जो लाइफ में अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो नॉमिनीज के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। तो राइट, इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर प्लान करें और वो एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर हो, अंडर इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएँ। दूसरा है होता है जो आपने हेल्थ को लेके बोला। तो हेल्थ को लेके आपने बोला हेल्थ के साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक्सीडेंट्स। 2 चीज़ राइट। ये भी एक और अनसर्टेन चीज़ होती है कि कब कब क्या एक्सीडेंट एब्सोल्युटली। हो जाए हमें पता ही नहीं रहता है ना, बराबर, ऐसा। बराबर। तो हेल्थ और एक्सीडेंट के लिए भी इंश्योरेंस कवर मिलते हैं। हेल्थ के लिए मेडिक्लेम वगैरह मिलता है और इंश्योरेंस के लिए एक्सीडेंट्स के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ अलग से मिलती हैं। तो आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लस ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इन तीनों का आप एक बंच बना के, मतलब अपने हिसाब से अपनी लाइबिलिटीज और आगे आने वाली ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से आप इसका ये एक बंच बना के ये सारा अपना लाइबिलिटी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट अगर ओके। कुछ भी प्रॉब्लम मिले, जरूरी नहीं है ना कि डेथ ही हो, हम लाइव है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट हुँ, डिसेबिलिटी हो गई, या चलो परमानेंट नहीं भी हुई, टेम्पररी डिसेबिलिटी हुई, लेकिन हुँ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या होगा? राइट, अगर आप सैलरीड हो तो सैलरी कट होगी, अगर आप बिजनेस बराबर, में हो तो आपकी बिजनेस का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं अर्निंग का नुकसान होगा। उस अर्निंग को बराबर। कंपनसेट करती है इस टाइप की पॉलिसीज। तो हुँ, जब हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमारे बैंक में जो अमाउंट है बस वो ग्रो कितना होगा, हमें उस हिसाब से उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। हमें ये भी देखना है कि हमारी आगे की हमारी लाइबिलिटीज क्या है लाइफ में, और हम अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो जो बराबर। भी पोर्टफोलियो होता है वो इन्वेस्टमेंट और लाइबिलिटी, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में होना है, मतलब एसेट प्लस लाइबिलिटी, ये वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। एसेट पोर्टफोलियो भी होना चाहिए हमारा और लायबिलिटी पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। इन दोनों बराबर। के कॉम्बिनेशन में जो पोर्टफोलियो बनता है, वो आपके लिए वो जो एलआईसी की लाइन है ना, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, हुँ, बराबर। उसको चरितार्थ करता है। राइट, मतलब हमें जो आपने बताया उससे ये समझ में आता है कि इनकम प्लानिंग तो करनी ही चाहिए, साथ में एक्सपेंस प्लानिंग भी करनी चाहिए और और लायबिलिटी प्लानिंग भी हमें करनी राइट, चाहिए। और हमें एसेट पोर्टफोलियो तो क्रिएट करना ही चाहिए, साथ में लायबिलिटी पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना चाहिए, राइट? जिसके लिए आपने भी बताया कि ह्यूमन लाइफ के लिए हम टर्म प्लान कर सकते हैं और प्लस जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए हम मेडिक्लेम मेडिक्लेम। और जो एक्सीडेंटल है वो चीज़ें कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें करने के बाद में आपने जैसे ये भी बताया कि लोग कई बार कम इंश्योरेंस भी कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो मेडिक्लेम की तरफ में अगर मैं चलूँ, तो मैंने बड़ा आम तौर पे देखा है कि लोग 2-3 लाख का मेडिक्लेम कर लेते हैं, ले लेते हैं और ये बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने तो मेडिक्लेम कर रखा है, राइट? हम तो पूरे मेडिकली इंश्योर्ड हैं।
पर जब उनकी बारी आती है उस क्लेम लेने की तो उन्हें प्रॉपर क्लेम मिलता नहीं है, या फिर उनका अमाउंट जो होता है वो बिल उससे ज़्यादा हो जाता है। फिर एक उनके दिमाग में आ जाता है कि ये तो मेडिक्लेम ही खराब है, या मेडिक्लेम कंपनी खराब है, या मेडिक्लेम तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसी या चीज़ें भी लोगों के दिमाग में आ जाती है। तो ये कैसे एड्रेस होता है, ये वाला पॉइंट, ये इशू कैसे एड्रेस होता है? ये वाला पॉइंट एड्रेस करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। या तो आप में सेल्फ अवेयरनेस हो, आपको पता हो, आप थोड़ा रिसर्च वगैरह करके पता लगाए कि आजकल हॉस्पिटल में क्या कॉस्ट चल रही है, बीमारियों की क्या कॉस्ट है, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से, तो कॉस्टिंग क्या जा सकती है। जो प्रॉपर अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े मतलब जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है सारी डिसीज़ेज़ के लिए, तो उनकी क्या कॉस्ट हो सकती है। तो वो आप या तो सेल्फ अवेयरनेस से पता करें, उस हिसाब से अपना मेडिक्लेम का आप अमाउंट सम इंश्योर्ड जो है वो आप डिसाइड करें। दूसरा ये होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको इसमें हेल्प की ज़रूरत है, तो जो ऐसे एडवाइज़र्स होते हैं जो आपको मेडिक्लेम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप उनके साथ बैठिए और उनसे बात कीजिए कि मुझे एडिक्वेट मेडिक्लेम कवर चाहिए, जिसकी जो मतलब ऐसा कवर जिसमें कि मुझे अपनी तरफ से कोई भी को पेमेंट वगैरह ना करना पड़े, जिसमें मैं जो भी प्रीमियम दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे फुल सम इंश्योर्ड का कवर मिलना चाहिए, जिसमें कोई डिसीज स्पेसिफिक कैपिंग ना हो, जिसमें क्योंकि ऐसी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती हैं जो प्रीमियम कम करने के लिए डिसीज पे कैपिंग लगाती है, या इस पे कैपिंग लगाती है, अपने हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस पे कैपिंग लगाती है कि आप मतलब मेन जैसे उनका जो क्राइटेरिया होता है वो रूम रेंट होता है, तो रूम रेंट की कैपिंग होती है। तो जब आपका बिल फाइनल आता है ना, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेंसेस उसमें कट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो कैपिंग वाला क्राइटेरिया रहता है, तो बहुत सारा आपको ही भरना पड़ता है। तो अब या राइट, तो प्रीमियम आप बचा लो, या फिर आप हॉस्पिटल के बिल के टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करो, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो राइट, आप मेरा सजेशन रहेगा कि आप जिस भी आप मेडिक्लेम एडवाइज़र से जाकर मिलें, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको एडवाइस करके दे पॉलिसी, आप उससे खुल के बात कीजिए। आप उनको बताइए कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे आप ऐसे ही प्लान बताइए जिसमें किसी की भी तरह का को-पेमेंट ना हो, ना डिसीज़ पे, ना रूम रेंट पे, हॉस्पिटलाइज़ेशन पे। तो वो आप उनको बताएँगे तो वो आपको बेटर से बेटर पॉलिसीज़ बताएँगे। उसमें फिर आप फीचर्स कंपेयर करके जो भी आपको लगता है, जो बेटर लगती है उस पे आप जा सकते हैं। राइट। दीप्ति जी, आज आपने बहुत सारी चीज़ें बड़े ही सिंपल और अच्छे शब्दों में बताई। राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से लेके कैसे मुझे, अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या बेसिक चीज़ करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने बड़े अच्छे से बताया, समझाया कि एसेट लाइबिलिटीज़ और इनकम एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी चीज़ें बताई कि लाइफ कवर को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, और मेडिक्लेम से रिलेटेड भी आपने बेसिक्स बताए। आज के डिस्कशन के लिए, आज के समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज़ के और फर्दर एपिसोड्स में आपसे ऐसी ही डिटेल में और ऐसी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, और ये नॉलेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज के समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।